बढ़त के साथ शुरुआत के बाद बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 24,600 के करीब फ्लैट। वहीं बैंक निफ्टी में बढ़त। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स लगातार तीसरे दिन कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने से इटर्नल और स्विगी में खरीदारी। वहीं क्रूड में तेजी से ऑयल इंडिया और ओएनजीसी चढ़े। उधर चीन में मेटल प्रोडक्शन घटने की खबर से हिंडाल्को मजबूत। साथ ही 6% भागा स्पॉटलाइट शेयर मॉयल। मेटल शेयर्स में भी आज तूफानी तेजी। करीब 1.5% उछला निफ्टी मेटल इंडेक्स। 2 से 3% चढ़े जेएसपीएल, टाटा स्टील, वेदांता और हिंडाल्को। साथ ही सरकारी बैंक, फार्मा और डिफेंस में भी रौनक। 4% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स बना पीरामल फार्मा। वहीं आईटी और एनबीएफसी आज फीके। अफ्रीकी बाजार में एंट्री की खबर से टूटा इंडस्टार। करीब 4% गिरकर वायदा का टॉप लूजर बना। बोर्ड ने नाइजीरिया, युगांडा और जाम्बिया में एंट्री के लिए दी मंजूरी। कैश फ्लो और कैपिटल एलोकेशन को लेकर सिटी ने जताई चिंता। जीएसटी में बड़े रिफॉर्म्स का काउंटडाउन शुरू। थोड़ी देर में शुरू होगी जीएसटी काउंसिल की 2 दिनों की बैठक। 5% और 18% के 2 स्लैब रखने के सेंटर के प्रस्ताव पर होगा विचार। ऑटो, इंश्योरेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे सेक्टर को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स होंगे महंगे। जीएसटी काउंसिल का सिन गुड्स पर 40% जीएसटी ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव। उधर तंबाकू प्रोडक्ट के एमआरपी पर भी लग सकता है जीएसटी। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कंचन नौटियाल। मेरे साथ है मेरी को-एंकर श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन। मार्केट के मूड माहौल की बात करी जाए तो वापस से वही कंसोलिडेशन का जो मूड है हमें इस टाइम पे बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है। अक्रॉस द बोर्ड दो यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी आती हुई दिखाई दी है, लेकिन कोई मेजर लेवल ऐसा नहीं है जो हमें ब्रेक होता हुआ यहाँ पे नजर पड़ा है। आईटी में आज थोड़ा सा प्रेशर है, जैसे कि अपफ्रंटली मेंशन भी किया गया। इनफैक्ट एनबीएफसीज भी आज थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। काफी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं कि एक ही रेंज बाउंड टेरिटरी जो है मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रही है। कंसोलिडेशन का फेज है, जो रिटर्न्स है वो काफी ज्यादा इस टाइम पे बोरिंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर बार मार्केट में इस तरीके का फेज आता है। इस फेज में करा क्या जाए, क्या इस टाइम पे चैन से बैठा जाए या फिर कोई भी पोजीशन ना ली जाए, ये मानस सर से जानते हैं। और इसके बाद के जो साइकिल है वो किस तरीके की हमें दिखाई दे सकती है, उसके ऊपर एक बार मानस जी से ओवरव्यू ले लेते हैं। मानस जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी। जी, मार्केट में एक हमें सुस्त पना देखने को मिल रहा है। फेस्टिव मूड पूरे ही मार्केट में आ गया है। नॉट इन दिस मार्केट, नॉट इन स्टॉक मार्केट, बट हाँ भारी बाजार, रिटेल बाजार की बात करें तो फेस्टिव मूड की शुरुआत ऑलरेडी हो गई है, लेकिन बाजार में लगातार एक कंसोलिडेशन ही चलता जा रहा है। रिटर्न भी जो बोरिंग है। आगे की साइकिल किस तरीके की दिखाई दे रही है? निफ्टी लेवल तो हम डेली जानते हैं, लेकिन अब करा क्या जाए? तो देखिए, ये जो रेंज है 24,700 से 24,800, इस रेंज में 10 डे, 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज आते हैं। और शायद इसीलिए कल हमने हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखी, उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं हो पाया। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर आपको खरीदारी करनी है एग्रेसिव होके निफ्टी में, तो आपको 24,800 के ऊपर का ब्रेकआउट का इंतजार करना है। अगर 24,800 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तो ही खरीदारी करेंगे, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। नीचे की तरफ अगर देखें तो 3 या 4 दिन पहले के जो लोज थे, अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 24,400 की मैं बात कर रहा हूं। अगर 24,400 के लेवल ब्रेक होंगे तो कम से कम 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि 24,250 के आसपास है, निफ्टी उसको टच करने की कोशिश करेगा। तो रेंज बहुत क्लियर है। नीचे की तरफ 24,400 के नीचे वीकनेस देखने को मिलेगी, और 24,800 का आंकड़ा ब्रेक हुआ, उसके ऊपर निफ्टी निकला, तो फिर आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो आपको स्ट्रेटेजी जो भी बनानी है, इन 2 लेवल्स के बाद ही बनानी है। अगर 24,800 के ऊपर निकले तो खरीदारी करें, अदरवाइज अगर आप 24,400 के नीचे फिसलते हुए निफ्टी को देखें तो वहां पर बिकवाली करने के मौके फिर से होंगे। इंपॉइंट ये है कि बैंक निफ्टी, जहां पर अभी तक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, पिछले 4 सेशन में देखें तो बैंक निफ्टी ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है, उसके नीचे नहीं गया है। एक तरह से ये थोड़ा सा तो एक पॉजिटिव संकेत है। अगर बैंक निफ्टी 53,500 के लेवल को ब्रेक करेगा, उसके नीचे जाएगा, तब दिक्कत बढ़ेगी।
उससे पहले अगर आपके पास पोजीशन है तो आप बने रहिए 53,500 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ध्यान रखिए, कंफर्मेशन के लिए इंतजार तो यहां पर भी करना है। अगर 54,500 54,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तभी यहां पर तेजी करनी है, उससे पहले तेजी नहीं करनी है। ओके, तो फिलहाल बैंक निफ्टी और निफ्टी पे ये कुछ लेवल्स बता दिए गए हैं जहां पर आपको कॉशियस रहना है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 24,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी में, उसके ऊपर ही फ्रेश खरीदारी की राय है फिलहाल। और अगर आपके पास है तो अभी निफ्टी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। 24,400 का आपको स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। अगर 24,400 ब्रेक होता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा बिकवाली निफ्टी में देखने को मिल सकती है। वही बैंक निफ्टी 53,500 का इंपॉर्टेंट लेवल, ये स्टॉप लॉस के तौर पर आप रख सकते हैं। यहाँ पर अगर 53,500 भी ब्रेक होता है तो फिर बिकवाली और बढ़ेगी और 54,500 के 54 माफ कीजिएगा 54,500 के ऊपर जाए बैंक निफ्टी तभी स्ट्रेंथ नजर आएगी। तो इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी पर बता दिए गए हैं। अब शो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंचन नौटियाल, श्रेया ठाकुर को टैग कर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेरीज को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं और उनका सवाल क्या है। पिंकू जी जुड़ रहे हैं रांची से। हाय, गुड मॉर्निंग पिंकू जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए सवाल आपका। मैम, मैंने एलपीएफ का 250 शेयर कर लिया है, 179 का खरीदारी है, तो इसके लिए क्या करें भाई? बने रहें या एग्जिट होएं? मतलब नज़रिया क्या, आप 3 से 6 महीने के लिहाज से पूछ रहे हैं या 1 साल से ऊपर का नज़रिया है आपका इस पर्टिकुलर काउंटर पर? 1 साल से ऊपर का। ठीक है, तो 179 की खरीदे 254 पे कर रहा है कारोबार। प्रॉफिट में आप 46 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं। आज भी अगर आप देखें L&T फाइनेंस डे हाई पर कर रहा है कारोबार। पिछले 1 वीक में 4.5% का रिटर्न और 1 महीने का भी चार्ट देखूं मैं तो 10.5% का रिटर्न आया है और 6 महीने में तो शानदार रिटर्न, 62% से ज़्यादा का रिटर्न। चार्ट्स पे कैसे लग रहा है? 5 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने में पॉजिटिव रिटर्न। मानस जी, क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए, चार्ट तो अपने 52 वीक हाई पर बिल्कुल चार्ट तो बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट करीब 3 या 4 मंथ पहले स्टॉक ने दिया था, उसके बाद भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। मेरा समझना है कि अगर आपके पास 6 से 12 महीने का समय है तो आप 300 रुपए तक के टारगेट भी सेट करके चल सकते हैं। आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन है वहां पर बने रहिए। 189 का आपको स्टॉप लॉस लगा रहा है। ओके, 189 का आप लगाएं स्टॉप लॉस L&T फाइनेंस के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूपी से देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र जी नमस्कार। जी मेरा मैडम सवाल ये है कि मेरे गॉडफ्रे फिलिप्स के 150 शेयर है 10,800 के। अब जैसे जीएसटी 40% लगता है तो ये शेयर यहाँ से कितना डाउन चला जाएगा, फिर ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? ओके, गॉडफ्रे फिलिप्स और सिगरेट बनाने वाली कंपनीज है और इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ये रडार पे हैं। जितने भी टोबैको या टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो ये सिन प्रोडक्ट्स माने जाते हैं इनके ऊपर 40% जीएसटी का प्रस्ताव आया है। और अभी सीएनबीसी आवाज़ के सोर्सेज के द्वारा ये पता चला है कि जो जीएसटी है वो एमआरपी के ऊपर लगाया जाएगा, ना तो कि जो बेस प्राइस है या फिर डीलर प्राइस है। अब देखते हैं कि किस तरीके का जीएसटी की जो मीटिंग है वहाँ से आउटकम जो है वो निकल के आता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आज यहाँ पे 1.25% की तेज़ी दिखाई दे रही है। मानस जी, क्या करना चाहिए ऐसे मूड माहौल में? क्या लगता है कि अभी भी पोटेंशियल है? बिकॉज ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि इनका प्राइस कितना भी बढ़ जाए लेकिन इनका कंजप्शन जो है वो हमें स्लोअर साइड में जाता हुआ नहीं दिखाई देता। तो देखिए, पहले तो स्टॉक को समझने की कोशिश करें, क्योंकि फरवरी से अगर हम देखें तो 4,000 से हमने मूव देखा था, 11,000 तक के हाईज बने, तो एक बहुत ही बड़ा मूव ऑलरेडी हमने स्टॉक में देख लिया है। पिछले करीब 4-5 दिनों में संकेत तो आए हैं कि शायद स्टॉक करेक्ट हो सकता है। अभी फिलहाल 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही अहम सपोर्ट है 9400 का। ध्यान रखिए, अगर 9400 के नीचे जाएगा तो फिर करेक्शन आपको डीप होते हुए दिखेगा और उस केस में शायद आपको 8,000 तक के भाव भी देखने को मिल जाए, क्योंकि रैली बड़ी थी तो करेक्शन भी डीप हो सकता है। इसलिए आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन है वहां पर 9400 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो मेरा समझना है कि स्ट्रेंथ तो अब आपको 11,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर 11,000 का आंकड़ा ब्रेक हुआ तो फिर से रैली कंटिन्यू हो जाएगी और शायद उस केस में आपको 12,800 या 12,900 तक की रैली भी देखने को मिल जाए। बट अभी के लिए अप्रोच कॉशियस रहेगी और स्टॉप लॉस जरूर से 9400 के नीचे लगाना जरूरी है।
ओके 9400 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है क्योंकि रैली काफ़ी बड़ी हुई थी, करेक्शन आएगा तो काफ़ी बड़ा आ सकता है। होल्ड की राय और आपको 9400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है गोथ्रे फिलिप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर से बातचीत करते हैं। अनूप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिरोजाबाद से। अनूप जी हाय, गुड मॉर्निंग। हाय मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सवाल सर आपका? हाँ मैडम, मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया है 4500 एट द रेट ऑफ 125। ठीक, 1 साल का मेरा व्यू है, क्या मैं करंट पोजीशन पे और ऐड कर सकता हूँ या नहीं? ओके ऐड कर सकते हैं कि नहीं इन लेवल्स पर? लॉस में फ़िलहाल तो, और 1 महीने में मामूली रिटर्न बैंक ऑफ इंडिया में, और 6 महीने में हालांकि 19% का रिटर्न तो आया है। चार्ट्स पे कैसे प्लेस बैंक ऑफ इंडिया मानस जी? हालांकि पिछले कुछ सत्रों से पीएसयू बैंक तो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे, दिक्कत प्राइवेट बैंक में। बैंक ऑफ इंडिया ठीक लग रहा है, और अगर हाँ तो क्या इन लेवल्स पर ऐड कर सकते हैं? और ये तो देखिए, पहली बात जहां जो ऐड करने की आपने की है, ऐड अभी नहीं करना है। कंसोलिडेशन हो रहा है, 200 मूविंग एवरेज के अराउंड हो रहा है। एक रेंज बन गई है स्टॉक के लिए, 120 पे रेजिस्टेंस है और 108 रुपए पे सपोर्ट है। इस रेंज के बाहर निकले तभी कोई एक्शन लेना है। तो मतलब ये हुआ कि 120 के ऊपर निकलेगा तभी आपको पोजीशन ऐड करनी है, उससे पहले पोजीशन नहीं ऐड करनी है। जो आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है वहां पर आपको 108 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर 108 रुपए के नीचे जाएगा तो करेक्शन डीप होगा और उस केस में 98 रुपीज तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। तो क्योंकि कंसोलिडेशन है, अप्रोच कॉशियस रहेगी और स्टॉप लॉस 108 रुपए का जरूर से लगा के रखें। ओके 108 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। ये थी राय बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं कि अगले दर्शक हमारे साथ कहां से जुड़े हैं। वडोदरा से दीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीप जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास अल्काइल अमाइन के शेयर है 25 216 के अबाउ पे। ओके, तो मैं लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है या शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव है? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। ओके ठीक है। 2186 के भाव पे करी गई है खरीदारी और 2100 के आसपास ये कारोबार कर रहा है और आज भी हमें एक स्लाइटली अपटेक 2% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाजार में एक कैचअप रैली बनी हुई है जिसके वजह से यहाँ पे भी एक रैली आती हुई दिखाई दी है, बिकॉज ब्रोकरेज या फिर कोई भी अभी ऐसी खबरों के लिहाज से ये इस टाइम पे बजिंग में नहीं है। कैचअप रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन टेक्निकली किस तरीके से प्लेस्ड है, किस तरीके का वॉल्यूम है, मानस जी बताइए, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किस तरीके का आउटलुक दिखाई दे रहा है? तो देखिए, स्टॉक अगर हम पिछले करीब 7-8 हफ्तों की बात करें तो करेक्ट हुआ है। ऊपर से 2400 रुपए के आसपास के हाइज बने थे, वहां से स्टॉक करेक्ट हुआ, 2000 के आसपास सपोर्ट लिया। अब देखिए 2000 का स्तर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2000 पे ही 200 डे मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज है, इसीलिए 2000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2000 के नीचे आपको स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। मीडियम टर्म आउटलुक की बात करें तो वो पॉजिटिव लगता है, क्योंकि स्टॉक ने करेक्शन के बाद 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से 2000 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 2200 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 2800 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। अल्काइल अमाइंस में बने रहने की सलाह फिलहाल, और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर इस वक्त वो मेंटेन करके चलें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं। चंदन कुमार जी जुड़ रहे हैं पटना से। चंदन जी हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी सवाल पूछिए सर। मैडम मैंने एनएचपीसी का शेयर लिया था, 24,500 शेयर लिया था एनएचपीसी का 95 के रेट से। अभी काफी गिर गया, नुकसान हो गया। इसको क्या करें मैम, होल्ड करें या एवरेज आउट करने के लिए और खरीदें? ओह 24,500 क्वांटिटी तो काफ़ी आपने बड़ी ले रखी है एनएचपीसी में। चंदन जी समझ पा रही हूँ मैं। और आप देखिए हाई साइड की खरीद है चंदन जी आपकी, 99 का 52 वीक हाई, 95 पे आपकी खरीद। मानस जी करना क्या चाहिए? क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है और लॉस झेल रहे हैं, साथ ही ये बात हम नकार नहीं सकते, एनएचपीसी ने काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है अपने इन्वेस्टर्स का। कब इनका भाव वापस आता दिख रहा है, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी बड़ी है? तो देखिए, पिछले करीब 2 मंथ से अगर हम देखें तो यहाँ पर लगातार हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्टॉक अब कंफर्टेबली 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है। इसलिए मेरी राय में पहला काम करना है, आपको 74 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 74 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। अगर रिकवरी देखने को मिले तो आपको 83-84 के आसपास एक बार पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि जो मीडियम या लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है। तो उछाल पे एक बार अपनी पोजीशन से एग्जिट हो और फ्रेश खरीदारी 94 रुपीज के ऊपर ही करें। ओके 94 के ऊपर आपको करनी होगी फ्रेश खरीदारी एनएचपीसी के ऊपर, ये है राय। आगे बढ़ते हैं, सिरसा से नीरज जी हमारे साथ जुड़े। नीरज जी गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास पीएनबी के शेयर है 3031 रुपए के रेट पर, और आरबीएल के हैं 7000 शेयर 165 रुपए के ऊपर। 135 ना? हाँ, इनका 2 से 3 साल का क्या प्रोसेस रहेगा? ओके, शुरुआत पंजाब नेशनल बैंक के साथ हम कर लेते हैं, जहां पे आपने बताया 3000 शेयर्स हैं और क्वांटिटी 3000 है और 31 रुपए के भाव पे खरीदारी की गई है। काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको ऑलरेडी हो गया है। लेकिन मानस जी, करा क्या जाए? प्रॉफिट बांध लिया जाए? जिस तरीके का बाजार में इस टाइम पे थोड़ा डर तो बना हुआ है, जो थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है उसको घर रख लें या यहाँ पे बैठे रहें? तो देखिए, इतने लंबे समय से इन्होंने पैसा निवेश किया हुआ है स्टॉक में, तो मेरी राय में करंट लेवल्स पे आपको एग्जिट नहीं करना है। आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करने का इंतजार करना है, जो कि 98 रुपीज है। अगर 98 के नीचे पीएनबी जाए तो ये मान लिया जाएगा कि शायद मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड थोड़ा सा करेक्टिव हुआ है, और उस केस में आपको करेक्शन डीप होते हुए दिख सकता है। इसलिए आपके पास जो पोजीशन है वहां पर बने रहिए, 98 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर की तरफ एक रेंज है, 108 रुपए से 115 रुपए की रेंज है, जहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। एक बार ये रेंज ब्रेक होती है, 115 के ऊपर स्टॉक निकलेगा, तो फिर आपको एक नेक्स्ट मूव में स्टॉक 135 रुपए तक के भाव भी दिखा देगा। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो काफी फेवर में है रिवॉर्ड के, इसलिए बने रहिए और 98 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। तो पीएनबी में तो यहाँ पे 98 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और बने रहने की सलाह है, और अच्छे खासे रिटर्न ऑलरेडी जनरेट हो गए हैं। आरबीएल बैंक पे भी एक बार ओवरव्यू दे दीजिए। यहाँ पे 135 की खरीद है, 7000 शेयर्स हैं, यहाँ पे भी अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करा जाए? डिप का वेट करा जाए या पार्शली प्रॉफिट बुक करा जाए? देखिए, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जहां पर हमें एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे होते हुए दिख रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। अपनी पोजीशन में जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है करीब 224 का। 224 का स्टॉप लॉस डीप जरूर है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो आपको ऊपर की तरफ 350 से 375 तक की रैली भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डीप रखेंगे स्टॉप लॉस सेफ्टी साइड के हिसाब से, लेकिन टारगेट काफी बड़े हैं 350 से 375 के। तो बने रहिए आरबीएल बैंक में। ओके, आरबीएल बैंक अच्छे प्रॉफिट में भी थे, तो बने रहने की सलाह फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। ध्रुवीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरत से। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग ध्रुवीश। ध्रुवीश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद उनसे राब्ता नहीं हो पा रहे, कोई बात, इनका सवाल ले रही हूँ मैं। आइडिया पर पूछा है इन्होंने, 700 क्वांटिटी और खरीद जो है इनकी 16.32 रुपये। अब प्रॉफिट में तो बिल्कुल भी नहीं है, लॉस झेल रहा है, करीब 10 रुपये प्रति शेयर का लॉस। और आइडिया लगातार हम चर्चा करते रहते हैं मानस जी इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर, काफ़ी चैलेंजेस हैं इस आइडिया को लेकर। डेट से जूझ रही कंपनी, फाइनेंशियल क्रंच है, सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं, जो भी खबर आती है वो धूमिल हो जाती है, काउंटर काफ़ी वीक नज़र आता है और लॉस में भी। अब क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है 16 तो पिछले साल गया था, सितंबर 2024 के आसपास। जी, तो देखिए, इसमें तो चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछला पूरा 10 साल देखें तो इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है कि यहाँ पर आपको सोचना ही नहीं है। आपको तो कभी भी बाउंस बैक मिले और आपको लगे कि आपका लॉस कम हो, आप जितना लॉस बेयर करके निकल सकते हैं, यहाँ पर निकलने की ही कोशिश करनी है, यहाँ पर बने नहीं रहना है। क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये स्टॉक का प्राइस जीरो भी हो सकता है, और यहाँ से रिकवरी अगर देखने को मिलेगी तो शायद 9-10 रुपए भी हो सकती है। रिटर्न के हिसाब से देखें तो 6 रुपए का स्टॉक 9 रुपए हो जाएगा, तो काफी बड़ा रिटर्न है। लेकिन अगर हम बात करें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, तो कोई होप नहीं है मेरे ख्याल से। तो कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ से एग्जिट करना ही बेहतर आइडिया रहेगा। ओके, तो एग्जिट की सलाह डायरेक्टली वोडाफोन आइडिया के ऊपर। कोई भी बाउंस मिलता है, लेवल्स आते हैं, तो यहाँ से आप एग्जिट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वृंदावन से कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं। कौशल जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास 10,500 शेयर्स हैं टाटा स्टील के, इसका एवरेज प्राइस है 165 रुपीज। तो क्या ये मेरे को अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर ये ऊपर जाता है मार्केट, या मेरे को लॉन्ग टाइम रुकना चाहिए? क्योंकि काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ 162 to 163 ही जाता है, वापस से नीचे आ जाता है। वहीं पे एक रेंज के आसपास होवर कर रहा है। 157 के बाद इसने कभी रिसेंटली 1-2 दिनों में जंप तो लगाया है, जब से ये चाइना की तरफ से खबर आई है कि मेटल के प्रोडक्शन को थोड़ा सा वो सबड्यूट कर रहे हैं। उसके बाद आज मेटल शेयर्स में अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। बट मानस जी, क्या करना चाहिए? अगर ऊपर जाता है मार्केट तो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या फिर लॉन्ग टर्म के नजरिए से यहाँ पे स्टिक अराउंड किया जाए? देखिए, अगर आपको मेटल क्षेत्र अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो आई थिंक ये काफी सेफ बेट हो सकता है।
लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, हालांकि ये स्लो मूविंग स्टॉक है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी पॉजिटिव है, इसलिए मेरा समझना ये है कि 149 के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील में बने रहना चाहिए। स्टॉक 168.70 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो नेक्स्ट टारगेट 185 और उसके ऊपर 195 तक के टारगेट भी दिखा सकता है, इसलिए टाटा स्टील में बने रहिए 150 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, टाटा स्टील में बने रहने की सलाह। डेज हाई पे कर रहा है कारोबार, शानदार इस पूरे स्पेस में हमें रैली देखने को मिल रही है। 149 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 195 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। मीनवाइल मार्केट में प्रेशर, निफ्टी इन रेड कारोबार कर रहा है और बैंक निफ्टी जो आधा फीसदी की तेजी के साथ कर रहा था कारोबार, अब फ्लैट। तो प्रेशर बरकरार। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ अपडेट यहाँ पर दिशा और दशा तय होती है मार्केट की। चलिए अब वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे क्रिप्टो कॉर्नर की। अब बने रही CNBC आवाज़ के साथ। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। तो हम देख ही रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी है उसको बढ़ाने के लिए CNBC आवाज़ और साथ ही साथ कॉइन DCX लेकर आया है क्रिप्टो कॉर्नर, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी की हर जानकारी के बारे में जानते हैं। इसी कड़ी में CNBC आवाज़ की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि बताने वाली है टोकनाइज्ड गोल्ड के बारे में। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में आज हम बात करेंगे टोकनाइज गोल्ड के बारे में, जहां पर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट कैप में यहां पर रिकॉर्ड $2.5 बिलियन अब इसकी मार्केट कैप बनती हुई नजर आई है। और क्यों ना हो, क्योंकि सोने की कीमतों में यहां पर रिकॉर्ड तेजी है और सोना एज ऑफ नाउ $3550 प्रति आउंस के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया है। तो गोल्ड बैक क्रिप्टो टोकन की मांग इसी वजह से यहां पर मजबूत भी हुई है। आपको बता दें कि क्या है टोकनाइज गोल्ड। फिजिकल सोने की ओनरशिप का प्रतिनिधित्व करता है, ब्लॉकचेन पर डिजिटाइज्ड और रिकॉर्ड इसको किया जाता है। तो क्लियरली फिजिकल गोल्ड और इसको ब्लॉकचेन पर यहां पर मिंट किया जाता है। हर टोकन फिजिकल सोने की मात्रा के बराबर होता है, जिसे कस्टोडियन वॉल्ट में सुरक्षित रूप से आपके लिए रखा भी जाता है। ज्यादातर गोल्ड बैक टोकन्स ERC-20 यानी कि इथीरियम ब्लॉकचेन पर बनाए जाते हैं और सोने को टोकनाइज करने के लिए सोने की पहुंच बढ़ती है। इस वजह से कई सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर यहां पर ट्रेडिंग भी संभव है। ये एक्सचेंजेस पर ट्रांसफर भी किया जा सकता है और कुछ प्लेटफॉर्म्स तो एक्सचेंज की सुविधा भी देते हैं, यानी कि आप फिजिकल सोना ले सकते हैं, आप इसे कैश में रिडीम करा सकते हैं फिएट करेंसीज के तौर पर, और इसमें DeFi और भी सुविधा यहां पर देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ टोकनाइज गोल्ड के फायदे भी आपको बता दें। एक तो ये कि आप इसे ओन करते हैं, इसमें आसान ट्रेडिंग है। आप टोकनाइज फ्रैक्शनलाइज तरीके से यहाँ पर सोना ओन कर सकते हैं। 1 किलो सोने की कीमत एज ऑफ नाउ 1,50,00,000 है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे आप फ्रैक्शनलाइज टोकनाइज तरीके से खरीद सकते हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है और टोकन होल्डर को स्टोरेज की कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। जारी करने वाली जो कंपनीज हैं वो इसकी स्टोरेज और सुरक्षा दोनों का यहाँ पर ध्यान रखती हैं। आपको बता दें कि कौन कौन से वो टोकनाइज गोल्ड अवेलेबल हैं यहाँ पर मार्केट में जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो जो दो सबसे बड़े हैं वो है गोल्ड बैक टोकन्स यानी कि टीथर्स का XAUT। ये सबसे बड़ा है, सबसे पहला भी है और इसकी मिंटिंग भी सबसे ज्यादा है और इसकी ओवरऑल मार्केट कैप $1.3 बिलियन है। दूसरा है पैक्सोस का PAXG, ये $983 मिलियन की मार्केट कैप के साथ है। दूसरे गोल्ड बैक टोकन्स जो हैं वो है कोरियम, काइनेसिस गोल्ड, वेरा वन, नोवेम एंड गोल्ड डाउ। आप इनके हिसाब से पूरा गोल्ड अगर नहीं लेना चाहते हैं तो बहुत मिनिमल फ्रैक्शनलाइज तरीके से गोल्ड बैग क्रिप्टोज ले सकते हैं। ये ब्लॉकचेन पे रहते हैं और इसके काफी सारे फायदे भी हमने आपको बताए हैं। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। शुक्रिया मनीषा जी तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सोशल मीडिया की क्वेरीज को एड्रेस करते हैं और उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। मनप्पुरम फाइनेंस एक बार रखिए स्क्रीन पर, इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल और 4% की तेज़ी के साथ आज वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है। इनफैक्ट गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी, जिस तरीके से तेज़ी हमें पूरे गोल्ड में देखने को मिल रही है। मानस जी, मनप्पुरम फाइनेंस डेज हाई पर और आज के सत्रों में नहीं, पिछले कुछ सत्रों से हम इसमें तेज़ी देख रहे हैं। अब जिस तरीके से गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, ये स्टॉक्स भी फोकस में, तो सवाल ये कि इस लेवल पर पूछ रहे हैं हमारे व्यूअर कि खरीदना चाहिए या फिर अभी वेट करें। यहाँ से कितने अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर में? तो देखिए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक ने अपने जून के हाई को ब्रेक किया है
अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट जैसा दिखेगा, जिसके टारगेट अब आपको 325 रुपए के आसपास के देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपनी पोजीशन में बने रहिए 270 के स्टॉप लॉस से। अगर आपको फ्रेश लॉन्ग करना है तो भी आप करंट लेवल्स पे कर सकते हैं। 270 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 325 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो ये थी राय मन्नापुरम फाइनेंस के ऊपर। मानस जी, एक बार आईटीसी का चार्ट देखिए। इन मेरे को लग रहा है ये गॉडफ्रे फिलिप्स हो गया, आईटीसी हो गया, इनको डर नहीं लग रहा। जो सिन गुड के ऊपर जीएसटी का प्रस्ताव है 40% का, और माना ये जा रहा है कि इसके अलावा भी जो एडिशनल टैक्स है वो हमें लगता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए आईटीसी में? तो देखिए, आईटीसी में कोई खास ट्रेंड दिखता नहीं है। यहाँ पर स्टॉक ने एक्चुअली कुछ किया भी नहीं है। अगर आप पिछले 1.5 साल का समय देखें तो स्टॉक ने कुछ खास मूव दिखाया नहीं है, और अभी भी ध्यान रखिए 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस क्षेत्र की जो दूसरी कंपनियां हैं उन्होंने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है, लेकिन आईटीसी ने परफॉर्म नहीं किया है, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको स्टॉप लॉस 400 रुपए का जरूर से लगाना है। फ्रेश खरीदारी की राय माफ करिएगा 430 रुपए के ऊपर ही रहेगी। ओके, आईटीसी पे फिलहाल ये स्ट्रैटेजी। एफएमसीजी पैक एक बार रखें स्क्रीन पर। हालांकि आज फ्लैट कर रहा है कारोबार। कल के सत्र में याद होगा आपको, जब लास्ट के हाफ 1 आवर में मार्केट टूटा था, एफएमसीजी फिर भी डट के खड़ा था, और आज भी देखें आप तो फ्लैट कारोबार है। वरुण बेवरेजेस एक बार रखते हैं स्क्रीन पर। ये 1-1.5% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। वरुण बेवरेजेस काफ़ी इसने थोड़ा पेशेंस टेस्ट किया है मानस जी, लेकिन अब ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। क्या इन लेवल्स से और आपको देखने को मिल सकती है तेजी? क्या चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं? तो देखिए, पिछले 2-3 दिनों में होप तो जगी है, क्योंकि स्टॉक ने अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। लेकिन देखिए, बड़ा हर्डल है 200 डे मूविंग एवरेज, क्योंकि पिछले करीब अगर आप 20 सेशन देखें तो 2 बार स्टॉक ने अटेम्प्ट किया 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए, लेकिन वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो आपको अब इंतजार करना है 528 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट का। अगर उसके ऊपर निकले तो ही लॉन्ग पोजीशन बनाए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 480 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, 480 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसे होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। चलिए, अब वक्त हो चुका है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया मानस जी आज हमारे साथ बने रहने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, फिलहाल इस शो से इतना ही। अब थोड़ी से एक विलम्ब के बाद मैं आपसे फिर से जुड़ूंगी खिलाड़ी नंबर 1 लेकर। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।